नमस्ते। द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग की हमारी सीरीज में आज हम चैप्टर 21 द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन मतलब कि चाइना टाइप क्लाइमेट पर चर्चा करेंगे। तो आज हम एक ऐसे क्लाइमेट की कहानी समझेंगे जो दुनिया के कह सकते हैं दो सबसे बड़े देशों चीन और अमेरिका के सबसे घनी आबादी वाले हिस्सों को शक्ति देता है। ये एक ऐसा क्लाइमेट है जो विरोधाभासों से भरा है। ये जीवन देने वाला मॉनसून भी लाता है और सब कुछ तबाह करने वाला टाइफून भी। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जहां ये क्लाइमेट है वहां दुनिया की सबसे यौन मतलब डेंस आबादी बसती है और जबरदस्त खेती होती है। हाँ। तो ये क्लाइमेट सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनके थाली के खाने को प्रभावित करता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हमने पिछले एपिसोड्स में मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की बात की थी जो महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मिलता है। हाँ, और वो अपनी सूखी गर्मियों के लिए जाना जाता है। एग्जैक्टली। अब हम उसी लैटिट्यूड पर है लेकिन महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर, और यहाँ गर्मियों में खूब बारिश होती है। एक ही लैटिट्यूड पर इतना बड़ा अंतर, ये प्रकृति में ऐसा क्यों होता है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही मतलब इस क्लाइमेट को समझने की चाबी है। देखिए, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में गर्मियों में ट्रेड विंड्स जमीन से समुद्र की ओर चलती हैं। अच्छा, तो वो सूखी होती हैं। हाँ, वो सूखी होती हैं, लेकिन यहाँ पूर्वी किनारों पर हवाएं समुद्र से नमी लेकर जमीन की ओर आती हैं, खासकर गर्मियों में। बस इसी एक फर्क ने इन दोनों इलाकों की पूरी कायापलट कर दी है। एक तरफ सूखी झाड़ियों वाले मेडिटेरेनियन लैंडस्केप हैं और दूसरी तरफ हरे भरे चावल के खेतों वाले चाइना टाइप लैंडस्केप। तो ये क्लाइमेट मिलता कहाँ कहाँ है? इसे चाइना टाइप कहते हैं, तो क्या ये सिर्फ चीन तक ही सीमित है? नहीं, चीन इसका सबसे बड़ा और कह सकते हैं क्लासिक उदाहरण है, इसीलिए इसका नाम चाइना टाइप पड़ गया। इसे टेम्परेट मॉनसून भी कहते हैं। ओके। लेकिन ये दुनिया में और भी कई जरूरी जगहों पर मिलता है, जैसे साउथ ईस्टर्न यूएसए, मैक्सिको की खाड़ी के आसपास का जो इलाका है, अच्छा, उसे वहां गल्फ टाइप क्लाइमेट कहते हैं। और ये गल्फ टाइप में ऐसा क्यों होता है? मतलब वहां भी मॉनसून जैसा कुछ है? हाँ, एक तरह से इसे समझने का आसान तरीका है कि गर्मियों में जब अमेरिका का अंदरूनी हिस्सा सूरज से तपकर गर्म हो जाता है तो वहां की हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। तो एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। बिल्कुल, और इस खाली जगह को भरने के लिए अटलांटिक महासागर के ऊपर की ठंडी और नमी वाली हवा तेजी से जमीन की तरफ दौड़ती है। यही है कॉन्टिनेंटल हीटिंग का असर। अच्छा, तो ये उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात हुई। दक्षिणी गोलार्ध में भी इसके ठिकाने हैं? हाँ, है ना। सदर्न हेमिस्फेयर के तीनों महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर, ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स जहां यूकलिप्टस के घने जंगल हैं, साउथ अफ्रीका का नेटाल रीजन जो गन्ने की खेती के लिए मशहूर है, और साउथ अमेरिका में पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदी बेसन का मेज बेल्ट मतलब मक्के की खेती का विशाल इलाका। लेकिन आपने चीन के लिए टेम्परेट मॉनसून शब्द का इस्तेमाल किया। क्या हम सदर्न हेमिस्फेयर के इन इलाकों के लिए भी यही कह सकते हैं? नहीं, और यहीं एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर छिपा है। अच्छा। सदर्न हेमिस्फेयर के ये इलाके साल भर ऑनशोर ट्रेड विंड्स के प्रभाव में रहते हैं। ऑनशोर ट्रेड विंड्स मतलब समुद्र से जमीन की ओर आने वाली हवाएं। हाँ, और वो भी लगभग पूरे साल चलती रहती हैं। यहाँ एशिया के मॉनसून जैसी कोई नाटकीय मौसमी भिन्नता नहीं होती, जहाँ सर्दियों में हवा की दिशा पूरी तरह उलट जाती है। ओके। तो मतलब हवा के दिशा में रिवर्सल नहीं होता। एग्जैक्टली। इसीलिए इसे नेटाल टाइप क्लाइमेट कहते हैं, जो कि नॉन मॉनसूनी है। जहां चीन का किसान मॉनसून के आने जाने के एक नाटकीय चक्र पर निर्भर है, वहीं नेटाल का किसान साल भर एक जैसी, ज्यादा स्थिर और अनुमानित बारिश पर भरोसा कर सकता है। एक की खेती भाग्य पर टिकी है तो दूसरे की ज्यादा प्रिडिक्टेबल पैटर्न पर। सही। तो ये तो हुई इसके फैलाव की बात, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं वो असल में रोज क्या महसूस करते हैं? आपने कहा गरम, नम गर्मी। ये सुनने में तो बिल्कुल मुंबई या कोलकाता की जुलाई जैसा लग रहा है ना? बिल्कुल। हवा में इतनी नमी होती है कि पसीना सूखता ही नहीं। जैसी हमारे तटीय शहरों में मॉनसून में होती है, वैसी ही चिपचिपी परेशान करने वाली गर्मी। अच्छा। स्रोत में एक दिलचस्प बात लिखी है कि जब नेटाल में यूरोप से गोरे लोग आकर बसे तो उनके लिए ये उमस भरी गर्मी बहुत ट्राइंग होती थी। मुश्किल होती होगी। हाँ, नंबर्स की बात करें तो औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है,
और समुद्र पास होने की वजह से मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत मजबूत होता है, जो तापमान को बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होने देता। लेकिन क्या इसका मतलब है कि सर्दियां बहुत हल्की होती हैं? कभी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती, जैसे पाला या फ्रॉस्ट? ज्यादातर समय सर्दियां ठंडी और सूखी लेकिन खुशनुमा होती हैं। पर कभी-कभी जब महाद्वीपों के अंदरूनी बर्फीले हिस्सों से ठंडी ध्रुवीय हवाएं इन तटीय इलाकों में अंदर तक चली आती हैं, अच्छा। तो तापमान फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर सकता है। पाला या फ्रॉस्ट बहुत दुर्लभ है, लेकिन नामुमकिन नहीं, खासकर अंदरूनी इलाकों में। तो तापमान में समुद्री प्रभाव साफ दिखता है, लेकिन समुद्र का असर तो बारिश पर भी पड़ता होगा। या बारिश का क्या पैटर्न है? यहाँ बारिश मॉडरेट से ज्यादा होती है, करीब 65 से 150 सेंटीमीटर सालाना। ये मात्रा हर तरह की खेती के लिए शानदार है। और यही वजह है कि ये इलाके इतने उपजाऊ हैं। बिल्कुल, और घनी आबादी वाले भी हैं। बारिश साल भर होती है, लेकिन गर्मियों में एक स्पष्ट पीक होता है। और ये बारिश आती कहाँ से है? मतलब क्या इसके स्रोत भी अलग-अलग हैं? हाँ, इसके कई स्रोत हैं। गर्मियों में जब जमीन बहुत गर्म हो जाती है, तो कन्वेंशनल बारिश होती है। जैसे गर्म हवा ऊपर उठकर बरस जाती है। सही। अगर पहाड़ हो तो ओरोग्राफिक बारिश भी होती है। सर्दियों में अटलांटिक महासागर से आने वाले डिप्रेशंस अपने साथ नमी लाते हैं, जिससे हल्की लेकिन कई दिनों तक चलने वाली बौछारें पड़ती हैं। और टाइफून का भी जिक्र था। हाँ, और इन सब के ऊपर यहाँ टाइफून और हरिकेन जैसे विनाशकारी स्थानीय तूफान भी हैं, जो बहुत कम समय में भयानक बारिश कर देते हैं। इस बातचीत में एक शब्द बार-बार आ रहा है, मॉनसून। चलिए सबसे क्लासिक उदाहरण डच चाइना टाइप पर गहराई से उतरते हैं। ये विशाल वेदर इंजन काम कैसे करता है? एशिया के मानसून को आप एक बहुत बड़े पैमाने पर समुद्री हवा और जमीनी हवा की तरह सोच सकते हैं। ओके। गर्मी में विशाल एशियाई भूभाग एक तवे की तरह गर्म हो जाता है। इससे मध्य एशिया में एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया बनता है। एक वैक्यूम क्लीनर की तरह। बिल्कुल। और ये वैक्यूम क्लीनर ट्रॉपिकल पैसिफिक महासागर के ऊपर की नमी से लबालब हवा को, जिसे हम साउथ ईस्ट मानसून कहते हैं, अपनी ओर खींचता है। यही हवा चीन में घुसकर जबरदस्त बारिश करती है। और सर्दियों में? कहानी पूरी उलट जाती होगी। पूरी उलट जाती है। मंगोलिया और साइबेरिया का बर्फीला रेगिस्तान एक विशाल फ्रीजर की तरह काम करता है। यहाँ एक इंटेंस हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। अच्छा। और यहाँ से बर्फीली, सूखी और भारी हवा, जिसे नॉर्थ वेस्ट मानसून कहते हैं, वो बाहर की ओर बहती है। ये हवा चीन के ऊपर से गुजरती है, जिससे वहां सर्दियां ठंडी और लगभग सूखी हो जाती हैं। हमारे स्रोत में नानकिंग शहर का एक क्लाइमेट ग्राफ दिया गया है। ये इस कहानी को और कैसे स्पष्ट करता है? ये ग्राफ इस मॉनसूनी चक्र का कह सकते हैं एक सटीक चित्र है। आप साफ देख सकती हैं कि बारिश का ग्राफ गर्मियों में आसमान छू रहा है। हाँ, दिख रहा है। नानकिंग की कुल 42 इंच सालाना बारिश में से 15 इंच से ज्यादा सिर्फ जून और जुलाई में होती है। लेकिन एक जरूरी बात, ये बारिश भारत के मॉनसून की तरह अचानक बर्स्ट होकर नहीं आती है ना? नहीं, उतनी मूसलाधार नहीं होती। ये थोड़ी ज्यादा नियमित होती है। और सर्दियों में बारिश का क्या हाल है ग्राफ के हिसाब से? ग्राफ दिखाता है कि सर्दियों में, मतलब अक्टूबर से फरवरी के बीच, बारिश बहुत कम हो जाती है। लेकिन जब वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी और सूखी हवा शांतुंग प्रायद्वीप की ढलानों से गुजरती है, तो वो थोड़ी नमी उठा लेती है। और वहाँ बर्फबारी हो सकती है? हाँ, कभी-कभी अच्छी बर्फबारी भी कर देती है। उस ग्राफ में तापमान की लाइन भी एक बड़ी कहानी कहती है। उसमें एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव दिख रहा है। बिल्कुल। ये है इस क्लाइमेट की एक और पहचान, ग्रेट एनुअल टेम्परेचर रेंज। मतलब साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान में बड़ा अंतर। सही। नानकिंग में जुलाई का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और जनवरी का सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस का विशाल अंतर। और अगर हम महाद्वीप में और अंदर उत्तर की ओर बीजिंग जाएं, तो यह अंतर 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और तटीय शहरों में कम होगा। हाँ बिल्कुल, कैंटन या हांगकांग जैसे तटीय शहरों में समुद्र के प्रभाव से यह अंतर बहुत कम हो जाता है। चीन के इस क्लाइमेट से जुड़ी एक और खतरनाक चीज का जिक्र है, टाइफून। ये क्या है और कितने विनाशकारी हो सकते हैं? टाइफून तीव्र ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अटलांटिक महासागर में हरिकेन या हिंद महासागर में साइक्लोन होते हैं। अच्छा। ये प्रशांत महासागर में बनते हैं और गर्मियों के अंत में जुलाई से सितंबर के बीच चीन के दक्षिणी तटों से टकराते हैं। और जब ये आते हैं तो मंजर कैसा होता है? तबाही का। हवा की रफ्तार जानलेवा होती है, आसमान काले बादलों से ढक जाता है और मूसलाधार बारिश होती है। स्रोत में लिखा है कि कभी-कभी एक दिन में 24 इंच तक बारिश दर्ज की गई है। 24 इंच?
एक दिन में? इससे तो भयानक बाढ़ आती होगी। बहुत भयानक। इसका एक डरावना उदाहरण अगस्त 1922 का स्वातो टाइफून है। इस टाइफून से उठी विशाल समुद्री लहरों ने तट के पास बसे इलाकों को निगल लिया था और लगभग 50,000 लोगों को डुबो दिया था। ओ माय गॉड, ये तो प्रकृति की विनाशकारी शक्ति का एक भयानक चेहरा है। बिल्कुल। तो चीन में मॉनसून और टाइफून है। अब अमेरिका के वर्जन गल्फ टाइप पर आते हैं। क्या ये चीन का सिर्फ एक छोटा भाई है या इसकी अपनी अलग पहचान है? इसे आप छोटा भाई कह सकते हैं। यहां भी मॉनसून जैसा असर होता है, लेकिन चीन जितना मजबूत और नाटकीय नहीं। इसीलिए इसे स्लाइट मॉनसूनी कहते हैं। यहां बारिश साल भर ज्यादा समान रूप से बंटी होती है, हालांकि गर्मियों में थोड़ी ज्यादा होती है। और क्या अमेरिका को भी अपने टाइफून से जूझना पड़ता है? हाँ बिल्कुल। यहां उन्हें हरिकेन्स कहते हैं, जो मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में बनते हैं और फ्लोरिडा, लुजियाना जैसे राज्यों के तटों से टकराते हैं। अच्छा, तो तबाही वहां भी होती है। हाँ, और जहां चीन इस क्लाइमेट में चावल और चाय उगाता है, वहीं अमेरिका का ये हिस्सा ऐतिहासिक रूप से कॉटन बेल्ट और तंबाकू की खेती के लिए जाना जाता रहा है। चलिए अब चलते हैं दुनिया के दक्षिणी छोर पर। नेटाल टाइप क्लाइमेट। आपने कहा था कि ये नॉन मॉनसूनी है और यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। ऐसा क्यों है? क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में एशिया जैसा कोई विशाल भूभाग नहीं है जो सर्दियों और गर्मियों में प्रेशर सिस्टम को पूरी तरह उलट सके। अच्छा, तो मॉनसूनी हवाओं का रिवर्सल नहीं होता? नहीं होता। इसके बजाय यहाँ साल भर एक ही तरह की हवाओं का राज चलता है, ऑन शोर ट्रेड विंड्स, जो लगातार समुद्र से नमी लेकर जमीन पर आती रहती हैं और बारिश करती हैं। तो इसका मतलब वहां कोई सूखा मौसम होता ही नहीं? लगभग नहीं। बारिश साल भर होती है, हालांकि गर्मियों में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। कोई स्पष्ट सूखा मौसम नहीं होता। और यही स्थिरता इस इलाके को गन्ने जैसी फसलों के लिए आदर्श बनाती होगी, है ना? बिल्कुल। गन्ने को साल भर लगातार पानी की जरूरत होती है। तो आप देख सकती हैं कि कैसे मॉनसून की कमी ने यहाँ की कृषि को एक अलग ही दिशा दे दी है। तो कुल मिलाकर एक ही क्लाइमेट के नाम के नीचे हमें 3 अलग-अलग दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक जो मॉनसून के नाटकीय चक्र पर नाचती है, दूसरी जो उसके छोटे रूप और हरिकेन का सामना करती है, और तीसरी जो ट्रेड विंड्स की स्थिर मेहरबानी पर जीती है। एकदम सही सारांश। ये दिखाता है कि क्लाइमेट को सिर्फ लैटिट्यूड और मार्जिन के आधार पर वर्गीकरण करना काफी नहीं है। स्थानीय कारक जैसे भूभाग का आकार क्लाइमेट के चरित्र को पूरी तरह से बदल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम गल्फ टाइप पर आते हैं। ये वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट का ही एक और रूप है ना? हाँ बिल्कुल। और ये खास तौर पर मिलता है यूनाइटेड स्टेट्स के गल्फ अटलांटिक एरिया में। सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि ये सेंट्रल चाइना के क्लाइमेट जैसा ही है, बस इसमें मॉनसूनी कैरेक्टरिस्टिक्स उतने मजबूत नहीं है। बिल्कुल सही। और इसका जो कारण है ना, वो बहुत ही लॉजिकल है। अच्छा। असल में अमेरिका की जो मुख्य भूमि है और जो अटलांटिक महासागर है, उनके बीच प्रेशर ग्रेडियंट यानी दबाव का अंतर उतना ज्यादा नहीं बन पाता। मतलब उतना ड्रामा नहीं होता प्रेशर में? एग्जैक्टली। तो जब प्रेशर का अंतर ही ज्यादा नहीं होगा, तो हवाओं का जो पूरा सीजनल रिवर्सल होता है वो हो ही नहीं पाता। अच्छा। इसे आप ऐसे समझिए जैसे क्रिकेट मैच हो और दोनों टीमें लगभग बराबर की हों, तो गेम कभी एक तरफा नहीं होता, बस थोड़ा बहुत झुकाव इधर उधर होता रहता है। मतलब हवाएं पूरी तरह पलटती नहीं है जैसे हमारे यहाँ मानसून में होता है। बिल्कुल, बस थोड़ी बहुत दिशा बदलती हैं। दिलचस्प है। अब तापमान की बात करते हैं। सोर्स में मियामी फ्लोरिडा का उदाहरण दिया है और ग्राफ देखकर तो मैं हैरान हूँ। हाँ, उसका टेम्परेचर रेंज बहुत ही कम है। गर्मियों में जुलाई में तापमान है लगभग 28 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में जनवरी में बस 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब पूरे साल में सिर्फ 8 डिग्री का फर्क है। सिर्फ 8 डिग्री? ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ दिल्ली या लखनऊ में तो गर्मी और सर्दी के तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। अरे जमीन आसमान से भी ज्यादा। दिल्ली में गर्मियों में 45 डिग्री और सर्दियों में 4 डिग्री, 40 डिग्री से ज्यादा का रेंज है। सही बात है। और मियामी में इस छोटे टेम्परेचर रेंज के पीछे 2 बड़े कारण हैं। क्या है वो? एक है गर्म गल्फ स्ट्रीम। ये अटलांटिक महासागर में बहने वाली गर्म पानी की एक नदी जैसी है जो सर्दियों में उस पूरे इलाके को गर्म रखती है, एक नेचुरल हीटर की तरह। बिल्कुल। और दूसरा कारण है ऑन शोर ट्रेड विंड्स, जो समुद्र से जमीन की ओर चलती हैं। ये गर्मियों में मौसम को ठंडा रखती हैं। तो एक नेचुरल हीटर और एक नेचुरल एसी दोनों है? हाँ, और इसी वजह से मियामी का मौसम साल भर इतना खुशनुमा रहता है। वहाँ बर्फबारी तो बहुत ही कम होती है और इसीलिए वो एक बहुत बड़ा हॉलिडे रिजॉर्ट है। अच्छा, अब बारिश की बात करते हैं। तापमान तो बड़ा मेहरबान है,
पर क्या बारिश भी वैसी है? बारिश मेहरबान तो है, लेकिन बहुत ज्यादा। सोर्स के मुताबिक यहाँ बारिश काफी ज्यादा होती है। कितनी? मियामी में 55 इंच, न्यू ऑर्लियंस और मॉन्टेगोमरी में 52 इंच। बाप रे। और खास बात यह है कि मॉनसून वाले इलाकों की तरह यहाँ कोई स्पष्ट सूखा मौसम नहीं होता। हाँ, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हमारे यहाँ तो होता है ना कि 4 महीने झमाझम बारिश और फिर 8 महीने सूखा। वहाँ ऐसा नहीं है। मतलब साल भर नमी बनी रहती है? बिल्कुल। और इसी लगातार नमी का असर वहाँ की खेती पर पड़ता है। कैसे? इसी वजह से वहाँ कॉटन और कॉर्न बेल्ट्स विकसित हुए हैं। कपास और मक्का ये दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं और इन फसलों को लगातार पानी चाहिए होता है। तो ये क्लाइमेट का सीधा इकोनॉमी पर असर है। बिल्कुल। बारिश के पैटर्न में एक और बात है, यहाँ गर्मियों में बारिश सबसे ज्यादा होती है। हाँ, जिसे हम समर मैक्सिमम कहते हैं। और इसकी वजह है ट्रेड विंड्स और गर्मियों में आने वाले लगातार थंडरस्टॉर्म्स। वही दोपहर वाली बारिश। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, सितंबर और अक्टूबर में हरिकेन का भी खतरा रहता है। ये तो बड़े खतरनाक बात है। हरिकेन तो बहुत ही विनाशकारी होते हैं और कुछ जगहों पर जैसे मॉन्टेगोमरी, अलाबामा में सर्दियों के आखिर में भी एक सेकेंडरी मैक्सिमम देखा जाता है। मतलब सर्दियों में भी बारिश थोड़ी बढ़ जाती है? हाँ, ये साइक्लोनिक एक्टिविटीज के कारण होता है। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक हैं वहां के लोकल तूफान। आप टॉर्नेडोज की बात कर रहे हैं? जे टॉर्नेडो ये जमीन पर बहुत तेज लोकल हीटिंग की वजह से बनते हैं। सोर्स कहता है कि ये एक पतले से रास्ते पर चलते हैं, लेकिन अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ जाते हैं। मैंने सुना है ये कुछ ही मिनटों में बन जाते हैं। हाँ, और इसी वजह से इनसे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात। अब जरा दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में। वहाँ इसी तरह के इलाकों में मौसम कैसा होता है? सोर्स इसे नेटाल टाइप कहता है। हाँ, नेटाल टाइप। ये आपको दक्षिणी महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ठीक दक्षिण में। तो यहाँ क्या फर्क है? यहाँ सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये महाद्वीप उतने चौड़े नहीं हैं, इसलिए इन पर समुद्री प्रभाव यानी मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अच्छा। और इसी समुद्री प्रभाव की वजह से यहाँ मॉनसून वाले तत्व लगभग खत्म हो जाते हैं। मतलब यहाँ हवाओं का वो पलटना भी नहीं होता जो गल्फ टाइप में था? बिल्कुल नहीं। तो फिर बारिश के मामले में क्या होता है? यहाँ साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से बारिश साल भर लगभग एक समान होती है। मतलब कोई एक पीक सीजन नहीं है? एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर आप सिडनी का ग्राफ देखें तो औसत मासिक बारिश 4 इंच है, लेकिन हल्की सी बढ़त ऑटम या विंटर में होती है, मतलब मार्च से जुलाई के बीच। अरे, ये तो गल्फ टाइप से बिल्कुल उल्टा है। वहाँ गर्मियों में बारिश ज्यादा थी। बिल्कुल। और इस सर्दी की बारिश का कारण है डिप्रेशंस का गुजरना, और यहाँ बारिश का स्टाइल भी अलग है। स्टाइल मतलब? यहाँ मूसलाधार बारिश कम होती है, ज्यादातर लंबी बौछारें होती हैं, मतलब घंटों तक हल्की हल्की फुहारें पड़ती रहती हैं। अच्छा, प्रोलॉन्ग शावर्स। हाँ, और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, जब पानी धीरे धीरे गिरता है तो वो जमीन में अच्छी तरह सोख लिया जाता है, रन ऑफ कम होता है। तो जमीन के लिए ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ज्यादा। इसीलिए ये इलाके खेती के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और दक्षिणी महाद्वीपों के सबसे अच्छी तरह बसे हुए हिस्सों में से हैं। तापमान की बात करें तो यहाँ भी रेंज छोटा ही होगा। हाँ, यहाँ भी एनुअल टेम्परेचर रेंज बहुत छोटा है और कोई भी महीना सच में ठंडा नहीं होता। जैसे सिडनी का रेंज सिर्फ 19 डिग्री फ़ारेनहाइट है और सबसे ठंडा महीना भी फ्रीजिंग पॉइंट से काफी ऊपर रहता है। डर्बन में तो ये रेंज और भी कम है, सिर्फ 13 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब मौसम तो यहाँ भी बहुत शानदार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मौसम हमेशा शांत रहता है। सदर्न हेमिस्फीयर में भी कुछ हिंसक लोकल स्टॉर्म्स आते हैं। हरिकेन या टोर्नाडो जितने भयानक तो नहीं? नहीं, उतने भयानक तो नहीं, पर काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि सडनली बर्स्टर। ये नाम तो बड़ा नाटकीय है। और ये हवा भी उतनी ही नाटकीय है। ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया के तट पर चलने वाली एक तेज ठंडी हवा है। इसे होता क्या है? तापमान अचानक गिर जाता है। सोचिए आप सिडनी के बीच पर है, गर्मी है और अचानक एक बर्फीली हवा चलने लगे। अरे बाप रे! इसी तरह की ठंडी हवा अर्जेंटीना और उरुग्वे में भी चलती है, जिसे पंपेरो कहते हैं। पंपेरो? हाँ, इसके साथ अक्सर बिजली, गरज, बारिश और धूल भरी आंधी भी आती है। ये बिल्कुल हमारे यहाँ की आंधी जैसा लगता है। और एक बिल्कुल उल्टी हवा भी है, बर्ग विंड। ये गर्म होगी। हाँ, ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पठार से नीचे की ओर उतरने वाली एक गर्म और सूखी हवा है। सोर्स इसकी तुलना फोन या चिनूक हवाओं से करता है। तो ये हमारी लू जैसी हुई। बिल्कुल। आप इसे हमारी लू का एक अलग रूप समझ सकते हैं।
ये हवा मौसम को काफी अप्रिय और दमनकारी मतलब अप्रेसिव बना देती है। बहुत ज्यादा तापमान और उमस ले आती होगी। हाँ, जिससे मौसम बहुत चिपचिपा और घुटन भरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस नेचुरल वेजिटेशन। हमने देखा कि वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन्स में बारिश बहुत ज्यादा होती है। हाँ, और मौसम भी मतलब काफी सुहाना रहता है। तो जाहिर है यहाँ की जो वनस्पति होगी, वेजिटेशन, वो भी बहुत लश एंड लग्जूरियंट होगी, मतलब एकदम घनी हरी भरी। बिल्कुल, और सिर्फ हरी भरी नहीं, यहाँ की वेजिटेशन में एक खासियत है, वैरायटी। बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। वैरायटी किस तरह की? जैसे लोलैंड्स में, मतलब निचले इलाकों में, आपको एवरग्रीन ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट्स भी मिलेंगे। अच्छा। और साथ ही डेसिडुअस ट्रीज भी। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट्स में होते हैं, जैसे हमारे भारत में मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब दोनों का मिक्स है। और हाईलैंड्स का क्या, मतलब ऊंचाई वाले इलाकों का? ऊंचाई पर कॉनिफर्स का दबदबा है, पाइन्स, साइप्रेसेस, इस तरह के पेड़। जो इम्पोर्टेंट सॉफ्टवुड्स हैं। एग्जैक्टली, फर्नीचर और पेपर इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बहुत जरूरी हैं। यहाँ पर एक बात सोर्स में कही गई है जो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि यहाँ पेरेनियल प्लांट ग्रोथ होती है। हाँ। मतलब पौधों की ग्रोथ साल भर चलती रहती है, रुकती नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण यहाँ का क्लाइमेट है। देखिए, मेडिटेरेनियन रीजन्स में क्या होता है, वहाँ गर्मियों में सूखा पड़ता है। हाँ, तो ग्रोथ रुक जाती है। और कूल टेम्परेट रीजन्स में सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब ग्रोथ रुक जाती है। समझ गया, मतलब कोई ना कोई एक एक्सट्रीम सीजन आ जाता है जो पौधों को रोक देता है। बिल्कुल, पर यहाँ ऐसा कोई एक्सट्रीम सीजन है ही नहीं जो पौधों को रोक दे। बारिश साल भर अच्छी खासी होती है। अच्छा। इसी वजह से यहाँ प्लांट्स की इतनी वैरायटी है। आपको घास भी मिलेगी, फर्न्स भी, लियानास जो बेलें होती हैं, मोटी मोटी बेलें, हाँ। हाँ, फिर बांस, ताड़ के पेड़, सब कुछ एक साथ मिलता है। इसीलिए ये इलाके साल के 12 महीने हरे भरे दिखते हैं। Here's where it gets really interesting. ये तो हुई जनरल बात, लेकिन असली मजा तो इन जंगलों की इकोनॉमिक वैल्यू और खास पेड़ों को जानने में है। सही कहा। तो चलिए एक एक करके इन रीजन्स को एक्सप्लोर करते हैं। शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का नाम आते ही एक पेड़ का जिक्र जरूर होता है, यूकलिप्टस। हाँ, यूकलिप्टस हमारे यहाँ भी खूब दिखता है, लेकिन सोर्स में जो बताया वो कमाल है। कुछ यूकलिप्टस के पेड़ 25-30 फीट से भी ज्यादा ऊंचे होते हैं। हाँ, ये अनबिलीवेबल है। मतलब सोचिए, एक 25-30 मंजिला इमारत जितना ऊंचा पेड़, और ये बहुत हार्डी टिम्बर देता है ना। बिल्कुल, इसका लुक भी बड़ा यूनिक होता है। फोलिएज यानी पत्तियां बहुत कम होती हैं और नीचे जमीन पर फर्न की एक घनी चादर बिछी होती है। वाह। और ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है। विक्टोरिया के ऑस्ट्रेलियन एल्प्स और न्यू साउथ वेल्स के ब्लू माउंटेन्स में इन यूकलिप्टस फॉरेस्ट्स के बड़े रिजर्व्स हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के टिम्बर एक्सपोर्ट्स का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अब चलते हैं साउथ अमेरिका। साउथ ईस्टर्न ब्राजील, ईस्टर्न पैराग्वे और नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना। यहाँ क्या खास है? यहाँ भी बहुत वैल्यूएबल टिम्बर मिलता है। दो नाम बहुत मशहूर हैं। एक है पराना पाइन। पराना पाइन, ठीक है। और दूसरा है किब्राचो। किब्राचो, इसका मतलब है एक्स ब्रेकर, मतलब कुल्हाड़ी तोड़ने वाला। हाँ। नाम सुन के लगता है कि कितनी मजबूत लकड़ी होगी, जैसे घर में कोई ऐसा रिश्तेदार होता है ना, जिससे बहस करना मतलब सर फोड़ना। हंसते हुए, बिल्कुल। ये लकड़ी एक्सट्रीमली हार्ड होती है और इसका इस्तेमाल टैनिंग में होता है। टैनिंग मतलब चमड़े को प्रोसेस करने में। हाँ, चमड़े को प्रोसेस करने में। इसके अलावा यहीं पर जंगली yerba माते के पेड़ भी उगते हैं। yerba माते? अरे यार, ये तो आजकल बड़ी फैशन में है। वो ग्रीन टी जैसा कुछ होता है ना? हाँ, वही। मैंने कई सेलिब्रिटीज को पीते हुए देखा है। हाँ, इसकी पत्तियों से पैराग्वे टी बनती है। पहले तो सिर्फ जंगली पेड़ों से पत्तियां इकट्ठी की जाती थीं, लेकिन अब डिमांड बढ़ गई होगी। एग्जैक्टली। अब इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए बड़े बड़े प्लांटेशंस लगाए गए हैं। ये पैराग्वे का एक इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम बन गया है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। अब आते हैं साउथ अफ्रीका, खासकर नेटल वाले इलाके में। यहाँ तो वाटर ट्रीज की कमर्शियल कल्टीवेशन होती है, ये कुछ अलग है। What's fascinating here is ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इंसान कैसे नेचर को अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करता है। अच्छा। नेटाल में मोज़ाम्बिक करंट की वजह से अच्छी बारिश होती है। हाईलैंड्स में चेस्टनट्स, आयरनवुड, ब्लैकवुड्स जैसे जंगल तो हैं ही, लेकिन वाटर ट्रीज को खास तौर पर उगाया जाता है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है इससे? दो मुख्य इस्तेमाल हैं।
एक तो टैनिंग के लिए एक्सट्रैक्ट्स निकालना, जैसा क्विब्राचो का होता है, ठीक है। और दूसरा नेटाल की कोयला खदानों में पिट प्रॉप्स के तौर पर। पिट प्रॉप्स, वो क्या होता है? यानी खदानों के अंदर छत को सहारा देने वाले खंभों की तरह। अच्छा, सपोर्ट के लिए कमाल है। अब लिस्ट में अगला नाम है चाइना और सदर्न जापान का। यहाँ के जंगलों की क्या कहानी है? यहाँ के जंगलों की भी कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू है। ओक, कैम्फर मतलब कपूर, कैमिलिया, मैग्नोलिया जैसे पेड़ मिलते हैं। कपूर तो हम भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली जुड़ा हुआ है। समझ गया, पॉपुलेशन प्रेशर। एग्जैक्टली। इन दोनों देशों में आबादी का दबाव इतना ज्यादा है कि ओरिजिनल फॉरेस्ट्स का ज्यादातर हिस्सा फ्यूल मतलब ईंधन और क्रॉप कल्टीवेशन यानी खेती के लिए साफ कर दिया गया है। इसका नतीजा आज भी दिख रहा है। बैरन हिल स्लोप्स यानी बंजर पहाड़ियां, जहां सॉइल एरोजन मिट्टी का कटाव एक बड़ी समस्या है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम भारत में हिमालयी क्षेत्रों में देखते हैं, जहां जंगलों के कटने से लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब हर जगह एक ही कहानी है, डेवलपमेंट और नेचर का कॉन्फ्लिक्ट। यूएसए के गल्फ स्टेट्स में भी कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ, वहाँ भी यही पैटर्न दिखता है। वहाँ लोलैंड डेसिजुअस फॉरेस्ट्स हैं, पेड़ काफी पास पास उगते हैं, नीचे घनी झाड़ियाँ होती हैं, मतलब थिक अंडरग्रोथ, और लीफी ब्रांचेस होती हैं। कौन से पेड़ मिलते हैं वहाँ? वॉलनट, ओक, हिकरी, मेपल जैसे पेड़ आम हैं। अच्छा। और जहाँ जमीन रेतीली है वहाँ पाइन्स उगते हैं। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है ना? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हाँ, यहाँ भी जंगल का एक बड़ा हिस्सा सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स जैसे कॉटन, मेज यानी मक्का, अच्छा, और फलों की खेती के लिए साफ कर दिया गया है। तो जो ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर था वो अब कमर्शियल एग्रीकल्चर में बदल चुका है। तो ये थी इन सभी क्षेत्रों की वेजिटेशन की कहानी। हर जगह एक अलग कहानी, पर सारे की। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो हमें दुनिया के कुछ सबसे कह सकते हैं प्रोडक्टिव हिस्सों में ले जाते हैं। वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन्स। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर असल में ये वो इलाके हैं जहाँ धरती अपनी सबसे ज्यादा मेहरबानी दिखाती है, जहाँ खेती मतलब अपने चरम पर है। हाँ, मिडिल लैटिट्यूड्स के वो हिस्से जहाँ प्रकृति का पूरा साथ मिलता है। इन रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ की सफलता का राज 3 चीजों में छिपा है। एक तो बारिश पर्याप्त है, दूसरा लंबे समय तक सूखा नहीं पड़ता, और तीसरा सर्दियां भी मतलब इतनी नरम होती हैं कि ज्यादातर फसलें आराम से उग जाती हैं। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ग्रोइंग सीजन मतलब फसल उगाने का जो समय है वो लगभग पूरे साल चलता है। अच्छा। सोचिए, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि सर्दियों में कुछ चीजें नहीं उगती या गर्मियों में कुछ और। हाँ। वहाँ ये साइकिल लगभग लगातार है। हाँ, ये बात है कि गर्मियों का मौसम सबसे ज्यादा काम वाला होता है, लेकिन जमीन आपको साल भर कुछ ना कुछ देती रहती है। और शायद इसी वजह से इन इलाकों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। जो जानकारी हमारे पास है वो इशारा करती है कि मॉनसून चाइना, सदर्न जापान और इस क्लाइमेटिक जोन के दूसरे हिस्से मिलाकर दुनिया की लगभग 1/3 आबादी का घर है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हाँ, ये नंबर बहुत बड़ा है। मतलब आज हम जो भी 3 लोगों से मिलते हैं उनमें से एक की खाने की कहानी इन्हीं जमीनों से जुड़ी हुई है। और जब आबादी इतनी विशाल हो तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है इस टीमिंग पॉपुलेशन का पेट भरना। सही बात है। और इसी जरूरत ने, इसी मजबूरी ने यहाँ की खेती को उसकी लिमिट तक, मतलब एक्सटेंडेड टू द लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचा दिया है। ये कोई शौकिया बागवानी नहीं है, ये जीने मरने का सवाल है। यहाँ इंटेंसिवली टिल्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये सुनने में ही बहुत इंटेंस लगता है। मतलब जमीन का कोई कोना बख्शा नहीं गया है। हाँ, पहाड़ियों पर सीढ़ियां बनाकर खेत बना दिए गए हैं, जिन्हें हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल, और हर खेत तक सिंचाई का, इरिगेशन का पानी पहुंचाया गया है। ये प्रकृति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं, बल्कि उसके साथ एक तरह का इंटेंस डांस है। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ चावल की कहानी नहीं है। मतलब जहां मॉनसून चाइना में चावल, चाय और शहतूत का बोलबाला है, वहीं यूएसए के कॉर्न और कॉटन बेल्ट्स में मक्का और कपास है। लेकिन आज हम जिन इलाकों की बात कर रहे हैं उनमें भी बहुत विविधता है। अच्छा, जैसे नेटाल में गन्ने की खेती, साउथ अमेरिका में कॉफी और मक्का, और न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्मिंग।
हर जगह की अपनी अलग कहानी है। तो चलिए फिर इस कहानी के सबसे बड़े किरदार से शुरू करते हैं, मॉनसून चाइना, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां की खेती सिर्फ खेती नहीं, एक पूरी सभ्यता का आईना है। बिल्कुल, क्योंकि चीन इस पूरी कहानी का केंद्र है। चीन की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल उगाने वाला एरिया है। मतलब दुनिया का 1/3 चावल यहीं उगता है। ये फैक्ट अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। क्या? वो ये कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के बावजूद एक्सपोर्ट के लिए लगभग कुछ नहीं बचता। अरे! हाँ, सोर्स में 750 मिलियन का आंकड़ा दिया गया है। इतनी बड़ी आबादी है कि सारा उत्पादन घर में ही खप जाता है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे आप महीने का 5 लाख कमा रहे हैं, पर आपका परिवार इतना बड़ा है कि महीने के अंत में आपकी जेब खाली है। बिल्कुल वही बात है। ये प्रोडक्शन और समृद्धि का एक अजीब विरोधाभास है। और ये प्रोडक्शन आता भी है मतलब बेहिसाब मेहनत से। यहाँ वेट पैडी या स्वैम्प राइस की बात की गई है। इसका मतलब तो ये हुआ कि खेत एक तालाब बन गया है और किसान पानी में उतरकर काम कर रहे हैं। मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूँ, घुटनों तक पानी में डूबे हुए, कमर झुकाए, पूरे दिन काम करना। आपकी कल्पना बिल्कुल सही है। इन रिपोर्ट्स में एक लाइन है जो दिल को छू जाती है। Nowhere else is there so much manual labor devoted to raise a food crop that gives so little economic return. मतलब दुनिया में और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां एक फसल उगाने के लिए इतनी शारीरिक मेहनत की जाती हो और बदले में आर्थिक फायदा इतना कम हो। हाँ, ज्यादातर खेती सबसिस्टेंस बेसिस पर होती है। बस इतना उगाओ कि परिवार का पेट भर जाए। मुनाफा एक सपना है, पेट भरना हकीकत है। और टेक्नोलॉजी का क्या मतलब, मशीनीकरण? वो भी बहुत कम है। मतलब मैकेनाइजेशन बढ़ तो रहा है, लेकिन बहुत कम किसान नई मशीनें इस्तेमाल कर पाते हैं। क्यों? एक तो वो महंगी हैं और दूसरा कई पहाड़ी इलाकों में वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। आप ट्रैक्टर को सीढ़ियों वाले खेत पे कैसे चलाएंगे? सही बात है। तो एक मिनट, अगर मशीनें नहीं हैं और जमीन भी उतनी ही है, तो फिर प्रोडक्शन बढ़ा कैसे? ये तो गणित के हिसाब से मुमकिन नहीं लगता। उन्होंने जादू नहीं बल्कि जमीन के समय का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मतलब? उन्होंने एक ही खेत को साल में एक नहीं बल्कि 2 या 3 बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसे कहते हैं डबल या ट्रिपल क्रॉपिंग। अरे वाह, ये तो कमाल का जुगाड़ है। मतलब मुंबई में जैसे एक ही कमरे को दिन में ऑफिस और रात में बेडरूम की तरह इस्तेमाल करें। बिल्कुल वही, रिसोर्स वही है, लेकिन उसका इस्तेमाल 2 गुना या 3 गुना हो गया। यही एकमात्र प्रोग्रेस हुई है जिससे कुल सालाना उत्पादन बढ़ा है। लेकिन क्या ये काफी है? दुर्भाग्य से नहीं। क्यों? जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से ये बढ़ा हुआ उत्पादन भी मॉनसून एशिया की खाद्य समस्या मतलब फूड प्रॉब्लम को हल नहीं कर पाया है। वो डिमांड और सप्लाई का गैप बना हुआ है। और इससे जुड़ी एक और भी गंभीर बात है। वो क्या? जो मिल्ड राइस मतलब पॉलिश किया हुआ चावल वहां का मुख्य भोजन है। वो पोषक तत्वों न्यूट्रिएंट्स के हिसाब से एक सीरियसली डिफिशिएंट डाइट है। मतलब लोगों का पेट तो भर रहा है, लेकिन शरीर कुपोषित रह रहा है, फिजिकली अंडर नरिश्ड। इसे आज की भाषा में हिडन हंगर कहते हैं। आपको लगता है आपने खाना खा लिया, पर आपके शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं मिले। ये तो बहुत बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन यहाँ एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछे? अगर एक ही जमीन पर सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इतनी गहन खेती हो रही है, तो वो जमीन बंजर क्यों नहीं हुई? उसकी उर्वरता, उसकी फर्टिलिटी खत्म क्यों नहीं हुई? हाँ, ये $1 मिलियन का सवाल है। हमारे यहाँ तो सॉइल हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जमीन को आराम चाहिए। बिल्कुल, और इसका जवाब प्रकृति और इंसान की जुगलबंदी में छिपा है। पहला कारण तो है आइडियल कंडीशंस, जैसे कि गर्म मौसम, नमी और उपजाऊ एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मिट्टी। ये कोई आम मिट्टी नहीं है, ये नदियों का तोहफा है। अच्छा। हर बाढ़ के साथ नदी पहाड़ों से लाए गए मिनरल्स और सिल्ट की एक नई परत बिछा देती है। ये एक तरह से प्रकृति का मुफ्त में खाद डालने का तरीका है। तो बाढ़ें यहाँ अच्छी चीज हैं। थीम वो जमीन को हर साल फिर से जवान कर देती थी। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि कम्युनिस्ट शासन में बाढ़ नियंत्रण के बाद अब बाढ़ें कम आती हैं। ओहो, तो फिर वो प्राकृतिक खाद का सोर्स तो कम हो गया? हाँ, और फिर आता है कहानी का दूसरा और असली हीरो, चाइनीज किसान। अच्छा। उन्होंने मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट का इस्तेमाल करना सीखा।
हर चीज जो खेत को वापस दी जा सकती है वो दी जाती है। हर चीज मतलब? चावल की पुआल, राख, जानवरों का गोबर, घर का कूड़ा। ठीक है। और लिस्ट के आखिर में लिखा है लास्ट बट नॉट लीस्ट ह्यूमन मैन्योर। अरे, मतलब वो सचमुच कुछ भी बर्बाद नहीं करते? कुछ भी नहीं। ये कोई पर्यावरण बचाने के लिए किया गया आइडियोलॉजिकल फैसला नहीं था, ये जिंदा रहने की एक क्रूर जरूरत थी। जब आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने के पैसे न हो तो आप कुछ भी बर्बाद नहीं कर सकते। उन्होंने साबित किया कि सबसे असरदार सस्टेनेबिलिटी मॉडल अक्सर कमी से पैदा होते हैं, बहुतायत से नहीं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये एक परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी है, सदियों पुरानी। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि ये खेती पहाड़ों पर कैसे पहुंची। सोर्स बताता है कि सबसे ज्यादा गहन खेती तो नदी बेसिन में होती है। हाँ, सीकियांग, यांगत्सी कियांग और हुआंगहो, जहाँ आबादी सबसे ज्यादा है। तो जब मैदानों की जमीन कम पड़ गई होगी तब क्या हुआ? तब किसान हार नहीं माने, वो पहाड़ों की ढलानों पर चढ़ गए और वहां टेरेस्ड अपलैंड्स पर चावल उगाने लगे। जापान की टेरेस फार्मिंग की तस्वीर दी गई है सोर्सेज में, बिल्कुल सीढ़ियों जैसे खेत लगते हैं। ये तो इंजीनियरिंग का कमाल है ही। ये सिर्फ पहाड़ों पर सीढ़ियां बनाना नहीं है, ये पानी के बहाव को कंट्रोल करने का एक शानदार समाधान है। हर सीढ़ी पानी की गति को धीमा करती है, उसे जमीन में सोखने का मौका देती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। मतलब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को दुश्मन बनाने के बजाय दोस्त बना लिया। बिल्कुल। और चावल के अलावा चाय भी उगाते हैं घरेलू खपत के लिए। और शहतूत की पत्तियां, वो किस लिए? रेशम के कीड़ों को खिलाने के लिए। सेरिकल्चर। हालांकि सोर्स ये भी कहता है कि रेशम उत्पादन अब घट रहा है। चीन की कहानी तो अविश्वसनीय है, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इस क्लाइमेटिक जोन में और भी जगह हैं और उनकी कहानियां बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है। इससे हमें एक तुलनात्मक दृष्टिकोण मिलता है। तो कहाँ चलें? चलिए साउथ अफ्रीका के नटाल चलते हैं। ठीक है। यहाँ की कहानी चावल की नहीं बल्कि गन्ने की है, और यहाँ खेती का मॉडल चीन से बिल्कुल अलग है। कैसे? ये छोटी छोटी पारिवारिक खेती नहीं बल्कि बड़े बड़े प्लांटेशंस पर आधारित है, और इसका मकसद लोकल खपत नहीं बल्कि एक्सपोर्ट और पैसा कमाना है। अच्छा, तो एक तरफ चीन है जहां किसान बस अपना पेट भरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ नेपाल है जहां बड़े पैमाने पर एक कैश क्रॉप उगाई जा रही है ग्लोबल मार्केट के लिए। बिल्कुल। और इस मॉडल में जमीन और मेहनत का रिश्ता भी अलग है। यहाँ एफिशिएंसी और आउटपुट सबसे जरूरी है। अब चलते हैं साउथ अमेरिका। ब्राजील और कोलंबिया जैसे देशों में इसी क्लाइमेट जोन में कॉफी और मक्का उगाया जाता है। यहाँ भी कहानी कैश क्रॉप की है, बड़े बड़े बगानों की है जिन्हें फजेंडास कहा जाता है। तो यहाँ भी फोकस ग्लोबल ट्रेड पर है। हाँ, यहाँ का किसान ये सोचकर कॉफी नहीं उगा रहा कि उसे सुबह उठकर पीनी है, बल्कि ये सोचकर कि उसकी कॉफी यूरोप या अमेरिका के किसी कैफे में बिकेगी। उसका आर्थिक मॉडल पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर है। ये चीन के आत्मनिर्भर बंद लूप सिस्टम से एकदम उलट है। अपने मौसम में डेयरी फार्मिंग होती है। डेयरी फार्मिंग? हाँ, चीन में जहाँ समस्या जमीन की कमी की थी, ऑस्ट्रेलिया में जमीन की कोई कमी नहीं है। यहाँ असली चुनौती पानी की है। अच्छा। इसलिए उनका फोकस गहन फसल उगाने पर नहीं बल्कि बड़े बड़े फार्म्स में पशुपालन पर है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब एक ही जैसा क्लाइमेट लेकिन 4 अलग अलग जगहों पर 4 बिल्कुल अलग आर्थिक मॉडल। हाँ। चीन में जनसंख्या का दबाव गहन खेती करवा रहा है, नेटल और साउथ अमेरिका में ग्लोबल कॉमर्स कैश क्रॉप्स उगवा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में जमीन की बहुतायत और पानी की कमी डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि सिर्फ भूगोल या मौसम ही किसी जगह की आर्थिक कहानी तय नहीं करते। जनसंख्या का घनत्व, इतिहास और दुनिया के बाजारों से आपका कनेक्शन भी उतना ही मायने रखता है। चीन में जमीन के हर इंच से जिंदगी निचोड़ी जा रही है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में हजारों एकड़ जमीन पर जानवर आराम से चल रहे हैं। बिल्कुल। ये हमें सिखाती है कि डेवलपमेंट का कोई एक रास्ता नहीं होता। सही बात है। चीन के किसान की मेहनत, ब्राजील के कॉफी बागान के मालिक की बाजार की समझ और ऑस्ट्रेलिया के डेयरी फार्मर का रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब अपने अपने तरीके से आर्थिक विकास की पहेली को सुलझा रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे इन वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन्स में आर्थिक विकास की कहानी कृषि पर आधारित है, लेकिन हर जगह इसका रूप और रंग बिल्कुल अलग है। ये कहानी है मेहनत की, मजबूरी की, अवसर की
और अनुकूलन की। और ये हमें आज के लिए एक बड़ा सवाल भी देती है। क्या हम सस्टेनेबिलिटी को सिर्फ एक अच्छी चॉइस मानते रहेंगे, या हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब ये चीन के उन किसानों की तरह हमारी मजबूरी बन जाएगी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब गल्फ स्टेट्स में एग्रीकल्चर पर बात करते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत ही दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। अमेरिका के जो गल्फ स्टेट्स हैं, उनका क्लाइमेट यानी मौसम काफी हद तक मॉनसून चाइना जैसा है। गर्मियाँ, नमी, बारिश, सब कुछ वैसा ही। लेकिन जब बात खेती की आती है तो जमीन आसमान का फर्क है। फसलें, तरीके, सब कुछ एकदम अलग। हाँ, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। और सबसे बड़ा फर्क है चावल को लेकर। हमारे मॉनसून एशिया में तो चावल जिंदगी है, लेकिन वहां चावल की खेती को कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। इसकी वजह भी काफी सीधी है ना? हाँ, उन पर हमारी तरफ बढ़ती आबादी का प्रेशर नहीं है और ना ही एक्सपोर्ट करने की कोई बड़ी मजबूरी। चावल उगता है पर सिर्फ कुछ खास इलाकों में, जैसे मिसिसिपी डेल्टा के दक्षिणी किनारों पर। असल में वो लोग ब्रेड ईटर्स हैं। एग्जैक्टली। उनकी डाइट गेहूं पर आधारित है, तो उनकी इकोनॉमी में चावल की उतनी ही अहमियत है जितनी शायद किसी ठेठ उत्तर भारतीय घर में इडली डोसा की होती है। हाँ, अच्छा लगता है, पर रोज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ खाने की आदतों का मामला नहीं है, ये एक गहरी इकोनॉमिक फिलॉसफी का फर्क है। अच्छा। हाँ, यहाँ का किसान ये नहीं सोचता कि मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए क्या उगाना है। वो सोचता है मुझे सबसे ज्यादा मुनाफा किस फसल से होगा। राइट। और यही कमर्शियल फार्मिंग और सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी व्यावसायिक खेती और गुजारे वाली खेती के बीच का बुनियादी अंतर है। एक का मकसद है पैसा कमाना, दूसरे का मकसद है पेट भरना। तो चलिए इसी कहानी को और गहराई से समझते हैं। आज हम गल्फ स्टेट्स की 3 सबसे जरूरी और प्रभावशाली फसलों की चीरफाड़ करेंगे। कॉर्न यानी मक्का, कॉटन यानी कपास और टोबैको यानी तंबाकू। ये तीनों ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्न की। ये सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है कि गल्फ स्टेट्स की मुख्य खाद्य फसल चावल या गेहूं नहीं, बल्कि कॉर्न यानी मक्का है। जबकि वहां का मौसम इसके लिए जन्नत जैसा है। नमी से भरी हवा, तेज धूप वाली गर्मियां और जमकर बारिश। और इसका जो इलाका है खेती का, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है। गल्फ कोस्ट से शुरू होकर ये ग्रेट लेक्स के दक्षिण में मिड वेस्ट तक फैला हुआ है। इसी में वो मशहूर कॉर्न बेल्ट आती है। नेब्रास्का, आयोवा, इंडियाना, ओहायो। और ये पूरा इलाका मिलकर दुनिया का 50% से ज्यादा मक्का पैदा करता है। 50%। What's fascinating here is, यहाँ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैराडॉक्स, एक विरोधाभास छिपा है। वो क्या? ये इलाका दुनिया का आधा मक्का तो पैदा कर रहा है, लेकिन दुनिया के कुल एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा सिर्फ 3% है। 1 मिनट, ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। 50% उत्पादन और सिर्फ 3% एक्सपोर्ट। तो फिर ये सारा का सारा मक्का जा कहाँ रहा है? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। क्या ये देश के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है? और अगर हाँ, तो कैसे? ये मक्का इंसानों के लिए उगाया नहीं जा रहा। इसका ज्यादातर हिस्सा जानवरों को मोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है, खासकर मवेशियों और सूरों को। ओह अच्छा, तो ये सीधे फूड चेन में नहीं जा रहा? नहीं, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ फसल उगाने का मकसद सीधे इंसान का पेट भरना नहीं, बल्कि प्रोटीन को बनाना है। मक्का एक तरह से फैक्ट्री का कच्चा माल है, जिससे मीट नाम का फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है। तो शिकागो जो दुनिया का सबसे बड़ा बूचड़ खाना बना, उसके पीछे भी यही मॉडल था। बिल्कुल, इसी मॉडल ने शिकागो को वो बनाया जो वो खा, और आगे चलकर फास्ट फूड इंडस्ट्री की नींव भी इसी पर रखी गई। इसे ऐसे समझिए जैसे भारत के गांव में किसान बाजरा या चारा अपने पशुओं को खिलाते हैं, बस यहाँ वही काम एक ऐसे इंडस्ट्रियल स्केल पर हो रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो कुछ और ही है। यहाँ खेती का एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन न हो। इसे कहते हैं टू हॉग द कॉर्न डाउन। हाँ, यह तो बहुत ही अनोखा तरीका है। इसका मतलब यह है कि कई किसान मक्के की फसल काटते ही नहीं हैं, वो बस जानवरों को सीधे खेत में चरने के लिए छोड़ देते हैं। सोचिए जरा, जैसे जानवरों के लिए खुला बुफे लगा दिया गया हो, जहां वो जितना चाहे उतना खा सकते हैं। और ये पूरी एक सप्लाई चेन का हिस्सा है। पहले जानवरों को मक्के के खेतों में छोड़कर मोटा किया जाता है। फिर जब वो तैयार हो जाते हैं तो उन्हें शिकागो और सिंसिनाटी जैसे बड़े शहरों के मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स में बेच दिया जाता है। वहां उन्हें स्लॉटर करके
कॉर्न बीफ या फिर फ्रोजन और चिल बीफ में प्रोसेस किया जाता है। और फिर वो पूरी दुनिया में जाता है। एग्जैक्टली। अमेरिका में बहुत कम मक्का है जो सीधे इंसानों के खाने की प्लेट तक पहुंचता है। और विडंबना देखिए कि ये फसल असल में अमेरिका के मूल निवासियों यानी नेटिव अमेरिकन की देन है। तो सवाल उठता है कि मक्के में ऐसा क्या खास है कि उसे इस पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम का आधार बनाया गया? दो मुख्य वजह हैं। पहली है इसकी प्रोलिफिक यील्ड यानी जबरदस्त पैदावार। ओके। अगर हम तुलना करें तो ये गेहूं या किसी और अनाज के मुकाबले प्रति एकड़ लगभग 2 गुना भोजन, मतलब मुख्य रूप से स्टार्च, देता है। 2 गुना, ये तो बहुत बड़ा मार्जिन है। बहुत बड़ा। और दूसरी वजह है कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस फसल है। इसे मिट्टी, जलवायु या मजदूरी को लेकर बहुत नखरे नहीं होते। कहीं भी आसानी से उग जाता है। हाँ, तो कम लागत में ज्यादा पैदावार यानी लो मेंटेनेंस हाई रिटर्न का ये मॉडल इसे आर्थिक रूप से इतना आकर्षक बनाता है कि इसने पूरे देश का फूड सिस्टम ही बदल दिया। तो जहां मक्के ने अमेरिका के मिडवेस्ट को जानवरों के लिए एक विशाल फार्म में बदल दिया, वहीं डीप साउथ में एक दूसरी फसल थी जिसका असर समाज पर कहीं ज्यादा गहरा और दर्दनाक हुआ। आप कपास की बात कर रहे हैं? हाँ, हम बात कर रहे हैं कपास की, जिसे कभी किंग कॉटन कहा जाता था। और जब हम डीप साउथ कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ एक भौगोलिक इलाके से नहीं है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के उन दक्षिण पूर्वी राज्यों की, जॉर्जिया, अल्बामा, मिसिसिपी। हाँ, बिल्कुल नहीं। ये वहाँ के लोगों की आर्थिक भलाई, उनका व्यापार, उनकी समृद्धि और यहाँ तक कि उनकी राजनीति की भी बुनियाद थी। कुछ कुछ वैसा ही जैसे भारत में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हजारों किसानों की पूरी जिंदगी और भविष्य कपास की एक फसल पर टिक जाता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इसी किंग कॉटन के साथ अमेरिका का एक स्याह इतिहास भी जुड़ा है। हाँ, स्रोत हमें बताते हैं कि अमेरिका के शुरुआती दिनों में जब कपास के बागान लगाए जा रहे थे, तो वहां का गर्म और उमस भरा मौसम यूरोप से आए गोरे निवासियों के लिए काम करने के लिहाज से बहुत मुश्किल था। इस मजदूरी की जरूरत को पूरा करने के लिए अफ्रीका से लाखों लोगों को गुलाम बनाकर लाया गया। उनकी मेहनत पर ही ये पूरी प्लांटेशन इकोनॉमी खड़ी हुई। और इसमें कॉटन जिन के आविष्कार ने भी एक भूमिका निभाई। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल मोड़ था। एली व्हिटनी की इस मशीन का मकसद कपास से बीज निकालने के मुश्किल काम को आसान बनाना था, लेकिन इसका नतीजा उल्टा हुआ। उल्टा कैसे? कपास इतनी ज्यादा मुनाफे वाली फसल बन गई कि उसकी मांग आसमान छूने लगी, और उस मांग को पूरा करने के लिए और ज्यादा गुलामों की जरूरत पड़ने लगी। एक टेक्नोलॉजी जिसका मकसद मेहनत कम करना था, उसने इंसानी गुलामी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। और भले ही 19वीं सदी में दास्तां यानी स्लेवरी को कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया, लेकिन उसका असर आज भी बाकी है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक अश्वेत लोग आज भी वहां आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, और यही अमेरिका में आज तक मौजूद नस्लीय तनाव और समस्याओं की जड़ है। इसकी परछाई आज भी वहां के समाज पर साफ दिखाई देती है। साफ। चलिए, अब कपास की खेती के लिए जरूरी मौसम पर आते हैं। इसे क्या चाहिए होता है? इसे चाहिए एक लंबा गर्म ग्रोइंग सीजन, करीब 200 दिन ऐसे जब पाला ना पड़े। ओके, 200 डेज फ्रॉस्ट फ्री। हाँ, तापमान भी लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, और बारिश भी जरूरी है, साल में लगभग 40 इंच। खासतौर पर ऐसी हल्की बौछारें जिनके बीच में तेज धूप निकले, वो कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो बारिश एक लिमिटिंग फैक्टर हुई। बिल्कुल। इसी बारिश की मात्रा ने कपास की खेती की एक कुदरती सरहद बना दी है। ये खेती मुख्य रूप से उन्हीं इलाकों तक सीमित है जहां साल में कम से कम 20 इंच बारिश होती है। इसी को कॉटन बेल्ट कहते हैं। हाँ, और समय के साथ अब इसकी खेती सिर्फ सबसे अनुकूल इलाकों में ही सिमट कर रह गई है, जैसे मिसिसिपी के बाढ़ वाले मैदान, जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना के चिकनी मिट्टी वाले अटलांटिक तटीय इलाके, और टेक्सास में भी। हाँ, टेक्सास और ओक्लाहोमा के ब्लैक प्रेरीज और रेड प्रेरीज जैसे क्षेत्र। और क्या कपास की क्वालिटी में भी कोई फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क होता है। जो कपास समुद्र के पास वाले इलाकों में उगती है उसे सी आइलैंड कॉटन कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन कपास मानी जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसका रेशा बहुत लंबा होता है, 1.5 से 2.25 इंच तक, और जितना लंबा रेशा उतना ही मजबूत और महीन धागा बनता है। और जो अंदरूनी हिस्सों में उगता है, वो अमेरिकन कॉटन, उसका रेशा छोटा होता है, लगभग 1 इंच का। लेकिन इस किंग कॉटन का एक बहुत बड़ा और खतरनाक दुश्मन भी है, बोल वीवल नाम का एक छोटा सा कीड़ा। छोटा सा पर बहुत विनाशकारी। इसकी तबाही का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अगर इसे रोका ना जाए तो बोल वीवल का सिर्फ एक जोड़ा एक ही सीजन में 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है। 1 करोड़? ये कोई मजाक नहीं है।
ये इतना विनाशकारी कीट है कि इसकी वजह से पूरे के पूरे कॉटन बेल्ट को पश्चिम की ओर माइग्रेट करना पड़ा। नए और सुरक्षित इलाकों की तलाश में। हाँ, और आज भी इससे लड़ने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम करने पड़ते हैं। हवाई जहाज से कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है और फसल कटने के बाद कपास की पुरानी डंडियों को बहुत सावधानी से जला दिया जाता है, ताकि ये कीड़ा दोबारा पनप न सके। एग्जैक्टली। तो मक्का और कपास के बाद अब आते हैं हमारी तीसरी फसल पर, जिसका आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हमेशा विवादों में घिरी रहती है, टोबैको यानी तंबाकू। ये भी अमेरिका की एक मूल फसल है। हाँ, और वर्जीनिया टोबैको का नाम तो जरूर सुना होगा सबने। ये दुनिया भर में मशहूर है। और इसकी शोहरत की वजह है सिगरेट। दुनिया की ज्यादातर सिगरेट इसी वर्जीनिया टोबैको से बनती हैं। इसके लिए भी गल्फ स्टेट्स का मौसम परफेक्ट है। एकदम, नमी भरा वातावरण, गर्मी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी। इसका आर्थिक महत्व इतना ज्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जितना भी तंबाकू आता है, उसका लगभग आधा हिस्सा अमेरिका के इन्हीं राज्यों से आता है: वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, कैरोलिना, केंटकी और टेनेसी। लेकिन वर्जीनिया टोबैको में ऐसा क्या खास था कि वो इतना बड़ा ग्लोबल ब्रांड बन गया? इसका राज सिर्फ उगाने में नहीं, बल्कि उसे सुखाने की प्रक्रिया यानी क्यूरिंग प्रोसेस में छिपा है। अच्छा, वर्जीनिया और कैरोलिना के किसानों ने तंबाकू के पत्तों को सुखाने के खास तरीके इजाद किए, जैसे फ्लू क्यूरिंग, जिसमें पत्तों को बंद खलियानों में गर्म हवा से सुखाया जाता था। इस प्रक्रिया से पत्तों का स्वाद हल्का, मीठा और ज्यादा सुगंधित हो जाता था। ये स्वाद सिगरेट के लिए एकदम परफेक्ट था। इसी अनोखी प्रोसेसिंग ने इसे दुनिया के बाकी तंबाकू से अलग और कहीं ज्यादा कीमती बना दिया। तो ये एक तरह से उस दौर की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। बिल्कुल। तो एक तरफ तो ये इतनी कीमती और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण फसल है, लेकिन दूसरी तरफ इसका वो पहलू है जिसे हम सब जानते हैं। हाँ, एंड दिस रेज़ेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स स्वास्थ्य को लेकर कितनी चेतावनियां देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सिगरेट और सिगार पीना एक यूनिवर्सल हैबिट बन गया। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सरकार की भी इससे टैक्स के जरिए मोटी कमाई होती है। तो ये एक क्लासिक टकराव है ना, पब्लिक हेल्थ और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के भी। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय तक इस लड़ाई में अर्थव्यवस्था ही जीतती रही। हाँ, और ये आज भी एक जटिल मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ लाखों लोगों का रोजगार और सरकार का राजस्व, और दूसरी तरफ लोगों की सेहत। इस पर कोई आसान जवाब नहीं है। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि गल्फ स्टेट्स का एग्रीकल्चर सिर्फ खेती नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जटिल इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल सिस्टम है, जो कॉर्न, कॉटन और टोबैको जैसी गिनी चुनी फसलों के इर्द गिर्द घूमता है। इन फसलों ने सिर्फ वहां की जमीन पर ही नहीं, बल्कि वहां के समाज, अर्थव्यवस्था और इतिहास पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी है, उसे आकार दिया है। If we connect this to the bigger picture, बिल्कुल। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। वो क्या है? जब हम फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान अक्सर गेहूं और चावल जैसी अनाज वाली फसलों पर होता है। सही बात है। लेकिन गल्फ स्टेट्स का मॉडल ये दिखाता है कि कैसे एक देश अपनी कृषि को सीधे भोजन के बजाय हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जैसे मीट और कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन और टोबैको बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या यह भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल मॉडल है, खासकर आज के दौर में जब हम क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स की कमी जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर के पूर्वी किनारों पर फसल की खेती को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प इलाका है, क्योंकि यहाँ एक खास तरह का क्लाइमेट मिलता है जिसे नटाल टाइप कहते हैं। नटाल टाइप? हाँ, आप इसे ऐसे समझिए, गर्मियाँ खूब गर्म और नमी वाली, और सर्दियाँ हल्की, मतलब पाला या कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। अच्छा। तो ये मौसम न सिर्फ फसलों के लिए बल्कि जानवरों को पालने के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। तो आज देखते हैं कि एक ही जैसा मौसम अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कैसे तीन बिल्कुल अलग-अलग कृषि कहानियों को जन्म देता है। एक मौसम, तीन कहानियां, ये सुनने में मजेदार लग रहा है। तो चलिए पहली कहानी के लिए अफ्रीका चलते हैं, नटाल क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ का कृषि लैंडस्केप कैसा है? नटाल में जैसे ही आप समुद्र तट के पास होते हैं तो आपको दूर दूर तक मतलब सिर्फ गन्ने के खेत दिखेंगे। केन शुगर यहाँ की मुख्य फसल है। ओके। लेकिन जैसे जैसे आप कोस्ट से थोड़ा अंदर की तरफ यानी इनलैंड जाते हैं, कहानी बदल जाती है।
वहाँ कपास यानी कॉटन और तंबाकू की खेती होने लगती है। अच्छा, तो ये जो कपास और तंबाकू जैसी नकदी फसलें हैं, मतलब कैश क्रॉप्स, ये अंदरूनी इलाकों में क्यों ज्यादा हैं? क्या वहाँ की मिट्टी अलग है या कोई और वजह है? मिट्टी से ज्यादा बड़ा फैक्टर है पानी। इन अंदरूनी इलाकों में सिंचाई मतलब इरिगेशन की सुविधाएं बेहतर हुई हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारे यहाँ हरित क्रांति के समय पंजाब और हरियाणा में हुआ था। हाँ हाँ, नहरों के आने से सब बदल गया था। एग्जैक्टली। जैसे ही नहरों और ट्यूबवेल से पानी की गारंटी मिली, किसानों ने गेहूं चावल जैसी ज्यादा पानी वाली और मुनाफे वाली फसलें उगानी शुरू कर दी। ठीक वैसे ही नटाल में इरिगेशन ने किसानों को ये आत्मविश्वास दिया कि वो गन्ने के अलावा कपास और तंबाकू उगा सकते हैं। मतलब पानी का एश्योरेंस मिलते ही फार्मिंग का पूरा पैटर्न बदल जाता है। बिल्कुल। ये तो समझ आता है, पानी है तो रिस्क लेने की हिम्मत आ जाती है। लेकिन ये तो हुई कैश क्रॉप्स। लोगों के खाने के लिए क्या उगता है? क्या मक्का वहां भी उतना ही जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। मक्का या मेज वहाँ के एग्रीकल्चर की आप कह सकती हैं रीढ़ की हड्डी है। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण इस्तेमाल हैं। अच्छा। पहला है मिली। ये एक तरह का मक्के का दलिया या आटा होता है जो वहाँ के स्थानीय अफ्रीकी लोगों का मुख्य भोजन है, उनका स्टेपल फूड। जैसे हमारे लिए रोटी या चावल। हाँ बिल्कुल। और दूसरा इस्तेमाल है सिलेज। ये मक्के के पूरे पौधे को काटकर उसे फर्मेंट करके जानवरों के लिए एक बहुत ही पौष्टिक चारा बनाया जाता है। ओहो, सिलेज। हाँ। इसे स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जब सूखा पड़े या हरा चारा न हो तब भी मवेशियों को अच्छा खाना मिलता रहे। मतलब मक्का इंसानों का भी पेट भर रहा है और जानवरों का भी। ये तो बहुत वर्सेटाइल फसल हुई। फिर तो इसकी पैदावार भी जबरदस्त होती होगी। यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ मक्के की पैदावार यानी यील्ड अमेरिका के फेमस कॉर्न बेल्ट के मुकाबले बहुत कम है। कितना कम? अक्सर आधी ही रह जाती है। आधी? पर ऐसा क्यों? अमेरिका में ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? जमीन, मौसम या तरीका? मुख्य वजह तरीका है। यहाँ पर मक्के की मोनोकल्चर मतलब मेज मोनोकल्चर की बहुत बड़ी समस्या है। मोनोकल्चर मतलब एक ही फसल बार बार उगाना? हाँ, एक ही खेत पर साल दर साल बिना कोई ब्रेक दिए सिर्फ मक्के की ही खेती करते रहना। ये वैसा ही है जैसे कोई आईआईटी की तैयारी करने वाला स्टूडेंट दिन रात सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ता रहे। हाँ हाँ, सही एनालॉजी है। शुरू में शायद उसके फिजिक्स में अच्छे नंबर आए, लेकिन धीरे धीरे केमिस्ट्री और मैथ्स में वो इतना पिछड़ जाएगा कि उसकी ओवरऑल रैंक ही गिर जाएगी। और हो सकता है कि लगातार एक ही चीज पढ़कर उसका दिमाग भी थक जाए। बिल्कुल। तो जमीन के साथ भी ऐसा ही होता है? एग्जैक्टली। जमीन के साथ भी यही होता है। मक्के की फसल जमीन से बहुत ज्यादा पोषक तत्व, खासकर नाइट्रोजन खींचती हैं। जब आप बार बार वही फसल उगाते हैं तो जमीन में उन पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है। इसी को सॉइल एग्जॉस्शन कहते हैं। मतलब जमीन थककर बीमार हो जाती है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म होने लगती है। हाँ बिल्कुल। इसी वजह से पैदावार घटती चली जाती है। ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो क्या किसान अपनी जमीन को ऐसे बंजर होते हुए देखते रहते हैं? इसका कोई समाधान तो होगा? हाँ बिल्कुल समाधान है, और वो बहुत मुश्किल भी नहीं है। 3 मुख्य रास्ते सुझाए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी है फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन? फसलों को अदल बदल कर बोना? हाँ, एक साल मक्का बोया तो अगले साल उस खेत में कोई दाल या फलीदार फसल लगा दी, जैसे बीन्स या मटर। ये फसलें जादू की तरह काम करती हैं। ये हवा से नाइट्रोजन लेकर उसे वापस जमीन में भर देती हैं। अच्छा, तो ये जमीन के लिए एक तरह का डिटॉक्स या हेल्थ सप्लीमेंट हो गया? बहुत बढ़िया कहा। हेल्थ सप्लीमेंट ही है। मतलब एक फसल जो ले रही है दूसरी फसल वो वापस दे रही है। एक नेचुरल बैलेंस बन गया। और दूसरा तरीका? दूसरा है साइंटिफिक मैन्योरिंग। इसका मतलब ये नहीं कि बस अंधाधुंध गोबर की खाद या यूरिया डाल दिया। इसका मतलब है पहले मिट्टी की जांच करवाना। सॉइल टेस्टिंग? हाँ, सॉइल टेस्टिंग। ये पता लगाना कि उसमें किस पोषक तत्व की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम, और फिर जरूरत के हिसाब से सही मात्रा में सही खाद डालना। ये एक डॉक्टर की तरह है जो पहले ब्लड टेस्ट करवाता है और फिर कमी के हिसाब से विटामिन की गोली देता है। समझ गया। और तीसरा? और तीसरा है खेती के तरीकों में सुधार, जैसे सही समय पर बुवाई, खरपतवार यानी वीड्स को कंट्रोल में रखना और बेहतर क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल। अगर इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो अफ्रीका के ये खेत भी
अमेरिका के खेतों जितनी पैदावार दे सकते हैं। तो अफ्रीका में हमने देखा कि कैसे पानी का मैनेजमेंट और जमीन की सेहत सबसे बड़ी चुनौती और अवसर दोनों हैं। अब अगर हम अटलांटिक के पार दक्षिण अमेरिका चलें तो वहां क्या कहानी है? सोर्स में 40 इंच से कम बारिश वाले इलाकों की बात की गई है। कम बारिश का मतलब तो सूखी जमीन और मुश्किल खेती। नहीं, यहाँ कहानी बिल्कुल उलट है। ये असल में अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पंपास घास के मैदानों का ही एक तरह से विस्तार है। ओहो, पंपास। हाँ, यहाँ दूर दूर तक जहां तक नजर जाए सिर्फ घास के मैदान दिखते हैं। और जहां इतनी प्राकृतिक घास होगी वहां क्या होगा? पशुपालन, कैटल रैंचिंग। फिल्मों में दिखाते हैं ना वैसे बड़े बड़े फार्म्स। एग्जैक्टली। ये पूरा इलाका एक विशाल चारागाह है। यहाँ बड़ी संख्या में मवेशी और भेड़ पाले जाते हैं, मुख्य रूप से मांस, ऊन और चमड़े यानी हाइड्स के लिए। यहाँ की एक और खास बात बताई गई है, हल्की सर्दियां, माइल्ड विंटर्स। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन पशुपालन में इसका क्या कॉन्क्रीट फायदा है? इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक एडवांटेज है। आप सोचिए, भारत के पहाड़ी इलाकों या उत्तरी मैदानों में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो किसानों को अपने जानवरों को बचाने के लिए कितने इंतजाम करने पड़ते हैं। हाँ, उन्हें बंद बाड़ों या शेड में रखना पड़ता है, चारे का इंतजाम करना पड़ता है, बहुत खर्चा होता है। बिल्कुल। अब दक्षिण अमेरिका के इस इलाके में हल्की सर्दियों का मतलब है कि जानवर साल भर बाहर खुले में घूम सकते हैं, चढ़ सकते हैं। उन्हें महंगे शेड की जरूरत नहीं। प्राकृतिक चारागाह साल भर हरे भरे रहते हैं, तो चारे का खर्चा भी लगभग शून्य। अरे वाह! इससे लागत मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतने कम हो जाती है कि यहाँ के पशुपालक पूरी दुनिया के मार्केट में कॉम्पीट कर पाते हैं। ये तो पूरा बिजनेस मॉडल ही बदल देता है। मतलब प्रकृति ही सब्सिडी दे रही है एक तरह से। और इसी से जुड़ा उरुग्वे का एक फैक्ट है जो हैरान करने वाला है। वहां के कुल सालाना एक्सपोर्ट का 3/4 से ज्यादा हिस्सा इन्हीं जानवरों के प्रोडक्ट से आता है। उरुग्वे ने अपने भूगोल को ही अपनी इकोनॉमी बना लिया। उनके पास विशाल चारागाह हैं, तो उन्होंने दुनिया के लिए मांस और ऊन पैदा करने में महारत हासिल कर ली। बाकी का एक्सपोर्ट गेहूं और सन से होता है। ये तो हुई कम बारिश वाले इलाके की बात। अब अगर हम थोड़ा और उत्तर की तरफ जाएं, दक्षिणी ब्राजील में, जहां बारिश 40 इंच से ज्यादा होती है, तो ज्यादा पानी का मतलब तो और अच्छी खेती और हरे भरे मैदान होने चाहिए, है ना? यही तो भूगोल का मजा है। ज्यादा बारिश का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। ज्यादा बारिश की वजह से यहाँ घास के मैदानों की जगह घने जंगल ले लेते हैं। जंगल? घास क्यों नहीं? घास को उगने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए, लेकिन ऊंचे ऊंचे पेड़ उसे जमीन तक पहुंचने ही नहीं देते। इसलिए यहाँ का पूरा लैंडस्केप और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही बदल जाती हैं। तो फिर यहाँ क्या होता है? लकड़ी काटी जाती है? हाँ, लकड़ी काटना यानी लंबरिंग एक बड़ा काम है। यहाँ अरोकेरिया नाम का एक पेड़ मिलता है जिसे पराना पाइन भी कहते हैं। उसकी लकड़ी बहुत कीमती होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प एक और चीज है, यरबा माते की खेती। यरबा माते, ये क्या चीज है? नाम तो बड़ा एक्सोटिक लग रहा है। इसे पैराग्वे चाय भी कहते हैं, लेकिन ये स्वाद और कल्चर में हमारी चाय से बहुत अलग है। ये वहाँ की एक झाड़ी की पत्तियों से बनता है। अच्छा। इसे पीने का तरीका भी बहुत यूनिक है। एक खास तरह के कप में, जिसे गॉर्ड कहते हैं, और एक मेटल की स्ट्रॉ बॉम्बिल्ला से इसे पिया जाता है। ये वहाँ एक सामाजिक रिचुअल है। जैसे हमारे यहाँ लोग शाम को चाय पर मिलते जुलते हैं, गपशप करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। वहाँ लोग यरबा माते शेयर करते हैं। तो ये सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि वहाँ के कल्चर का अहम हिस्सा है। अच्छा, तो मतलब वहाँ पशुपालन बिल्कुल नहीं होता? जंगल है तो जानवर कहाँ रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पशुपालन वहाँ भी होता है, लेकिन उसका स्केल बहुत छोटा है। जंगलों के बीच में छोटे छोटे हिस्से साफ करके चारागाह बनाए गए हैं। साथ में मक्का और गन्ने जैसी फसलें भी होती हैं, लेकिन उस इलाके की पहचान यरबा माते और पराना पाइन की लकड़ी से है। कमाल है। सिर्फ बारिश की मात्रा बदलने से पूरा नजारा बदल गया। हाँ, खुले घास के मैदानों से घने जंगल और अर्थव्यवस्था पशुपालन से हटकर वन आधारित उत्पादों पर शिफ्ट हो गई। एक ही महाद्वीप पर कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर दो अलग अलग दुनियाएं। चलिए अब अपनी तीसरी और आखिरी कहानी की तरफ चलते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का मौसम खेती पर कैसे असर डालता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की कहानी नमी वाली हवाओं से शुरू होती है। समुद्र से नम व्यापारिक पवनें, मॉइस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं और तटीय इलाकों में जमकर बारिश करती हैं। और भारी बारिश का नतीजा? जंगल, बहुत घने जंगल। यहाँ यूकेलिप्टस के विशाल पेड़ हैं जो एक के ऊपर एक मल्टी लेयर्ड कैनोपी बनाते हुए पूर्वी हाईलैंड्स तक फैले हुए हैं। ये एक बहुत ही घना और हरा भरा इलाका है।
लेकिन इन घने यूकेलिप्टस जंगलों को साफ करना आसान तो नहीं रहा होगा। और आज तो हम सुनते हैं कि ये इलाका खेती के लिए जाना जाता है। ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव यूरोपीय अप्रवासियों के आने के बाद हुआ। ये एक क्लासिक कॉलोनियल पैटर्न है जो हमें दुनिया भर में देखने को मिलता है। अच्छा। जब यूरोपीय लोग वहां बसे तो उन्होंने अपनी जरूरतों के हिसाब से जमीन को बदलना शुरू किया। उन्होंने खेती करने और अपनी बस्तियां बसाने के लिए इन जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ किया। और उन्होंने एक खास तरह की खेती पर फोकस किया, डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग? हाँ। मतलब दूध, मक्खन, पनीर, जंगलों को साफ करके? हाँ। न्यू साउथ वेल्स का पूर्वी किनारा, जहां आज सिडनी शहर है, ऑस्ट्रेलिया का वो पहला हिस्सा था जहां यूरोपीय आकर बसे थे। पोर्ट जैक्सन? हाँ, पोर्ट जैक्सन। जैसे जैसे वहां की आबादी बढ़ी, उनकी खाने पीने की जरूरतें भी बढ़ी, खासकर दूध, मक्खन जैसी चीजों की। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने आसपास के जंगलों को साफ करके चारागाह बनाए और गायें पालनी शुरू की। तो आज इस इलाके की पहचान डेयरी ही है? बिल्कुल। ये क्षेत्र आज ऑस्ट्रेलिया के दूध, मक्खन और पनीर का मुख्य सप्लायर है। ये कुछ वैसा ही है जैसे भारत में गुजरात का आनंद और अमूल डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर है। वाह, ये बढ़िया एनालॉजी है। जब आप ऑस्ट्रेलिया के किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वहां जो डेयरी प्रोडक्ट रखा है वो इसी इलाके से आया हो। और डेयरी के अलावा क्या यहाँ सिर्फ चारागाह और गाय ही हैं या और भी कुछ होता है? डेयरी तो मुख्य आधार है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ कपास, गन्ना और मक्का भी उगाया जाता है। और जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाते हैं, इन फसलों का क्षेत्र बढ़ता जाता है। ओके। और एक अनुकूल जलवायु मिलकर एक इलाके की पूरी इकोनॉमिक प्रोफाइल को बदल सकते हैं। तो एक ही नटाल टाइप क्लाइमेट, लेकिन 3 महाद्वीपों पर 3 कितनी अलग अलग दुनिया है। अफ्रीका में जमीन और पानी के मैनेजमेंट से जूझते किसान, दक्षिण अमेरिका में भूगोल ही अर्थव्यवस्था बन गया है, और ऑस्ट्रेलिया में इंसानी दखल से एक बिल्कुल नया लैंडस्केप तैयार हो गया। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास का पर्यावरण, हमारी जमीन, हमारी नदियाँ, हमारी जिंदगी को कितने अलग अलग तरीकों से शेप देती हैं। हम अक्सर इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन हमारी पूरी सभ्यता इसी भूगोल की नींव पर खड़ी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जी.सी. लियोंग के चैप्टर 21 द वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन चाइना टाइप क्लाइमेट पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी टॉपिक्स पर ऐसी ही और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।